दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेहनत कभी बेवफ़ा नहीं होती और सरकारी नौकरी कभी दूर नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 31 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहाँ पर हम डिकोड करेंगे इंडिया के एनर्जी ट्रांज़िशन को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांज़िशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें टॉप करने वाला देश है स्वीडन। वहीं भारत के नज़रिए से देखें तो 118 देशों में भारत को 71वां स्थान दिया गया है। वहीं अगर भारत के 2024 की पोजीशन की बात करें, 63वां पोजीशन रहा था 2024 में। यानी कि 8 अंक का उछाल भारत ने दर्ज किया है। अब इंडिया को लीप फ्रॉग नेशन का दर्जा दिया गया, जिससे ये दर्शाता है कि एनर्जी एसेस और एफिशिएंसी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। अगर डेवलपमेंट ठीक-ठाक है, तो ऐसे नेशन को हम लीप फ्रॉग नेशन कहते हैं। अब इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी ट्रांजिशन रेडीनेस वो एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। क्योंकि हमारी निर्भरता ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पर है, यानी कोयला पर। आज भी हम 70% बिजली की उत्पादन कोयला से ही कर रहे हैं। अब अगर एनर्जी फोरम यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इसका जो फ्रेमवर्क है वो इवैल्यूएट करता है कंट्रीज़ को एनर्जी के सिस्टम परफॉर्मेंस पर, ट्रांजिशन रेडीनेस पर और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी और सिक्योरिटी पर। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिकमेंड क्या किया इंडिया को कि वो फोकस करे अपने ग्रिड के मॉडर्नाइजेशन पे, कार्बन प्राइसिंग पर और साथ ही साथ ट्रांजिशन इंश्योर करे अपना इंक्लूसिव और सस्टेनेबल आउटकम्स के लिए। अब आइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज़ में है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ और थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर कलौंजी, स्विट्ज़रलैंड में है। अब इसके हेड की बात करें तो उनका नाम है क्लास श्वाब। आप याद रखेंगे क्लास श्वाब। अब आइए जानते हैं कि भारत में क्या-क्या दिक्कत है और कैसे भारत अपने आप को एनर्जी ट्रांजिशन में मदद कर सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको जानना होगा कि भारत की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी है। तो अगर 2025 तक की बात करें तो भारत के पास 180 गीगावाट का उत्पादन होता है रिन्यूएबल कैपेसिटी से, जिसमें विंड एनर्जी शामिल है, सोलर एनर्जी शामिल है। अब याद रखिएगा कि रिन्यूएबल कैपेसिटी में आप हाइड्रो पावर को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी ऐसे बिजली का उत्पादन जहाँ पर पानी से किया जाता हो। वहीं भारत का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट बिजली बनाना, लेकिन इसके बीच में चैलेंजेस भी हैं। क्यों चैलेंजेस हैं? क्योंकि 70% जो कोल डिपेंडेंसी है हमारी बिजली की उत्पादन के लिए, वो आज भी जारी है। वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देखें, तो अभी भी इन पर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करें इक्विपमेंट्स की, तो हम इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। यानी हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है। वहीं हमारे ग्रिड अपग्रेडेड नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे भारत को बताया भी है। वहीं अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें, यानी कि अब अगर हम कोल की निर्भरता से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करेंगे धीरे-धीरे, तो सोशल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनिंग में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो यानी कि कोल से अगर हम इन कोल से अगर हम शिफ्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो वहाँ पर मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड को अफ़ेक्ट किया जा सकता है। यानी वहाँ पर जो लाइवलीहुड है काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाएगा। अब जानते हैं कि इससे बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव क्या-क्या काम कर रही है। तो भारत ने आईएसए की स्थापना की फ्रांस के साथ मिलकर 30 नवंबर 2015 को, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं यहाँ के डीजी आशीष खन्ना हैं और प्रेसिडेंट हैं आरके सिंह। अगर लेटेस्ट मेंबर की बात करें तो आईएसए की, तो ये अर्मेनिया है, जो 104वां देश है। वहीं भारत पीएम कुसुम मिशन भी चला रहा है। अब पीएम कुसुम का फुल फॉर्म भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना है ये, जिसे लॉन्च किया गया था 2019 में। अब पीएम कुसुम का काम क्या है? तो पीएम कुसुम सोलर बाँटता है, सोलर पंप बाँटता है, ताकि किसान एग्रीकल्चर ढंग से कर सके, बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी और उनके फसल सूखेंगे नहीं, क्योंकि सोलर से उत्पादन होने वाली बिजली से वो अपना पंप चला सकते हैं, जिससे पानी का पटवन यानी इरिगेशन अच्छे रूप से किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन वो सही ढंग से करेंगे तो उनके इनकम भी इंक्रीज़ कर जाएँगे। ये सरकार का टारगेट है। साथ ही साथ सरकार सोलर पार्क को भी डेवलप कर रही है जगह-जगह पर। आपको बता दें कि भारत चौथा लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है पूरे ग्लोबल में। अब आईएसए भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव था, ये बात याद रखिएगा। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले देशों को, जिसे हम सनशाइन कंट्री कहते हैं, वहाँ पर पूरे सारे देशों को एक साथ कनेक्ट करना ग्रिड के थ्रू, ये मकसद था आईएसए का, ताकि बिजली की कमी कहीं ना हो और साथ ही साथ ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के रूप में डेवलप हो। अब आइए भारत के कुछ और मिशन के बारे में जानते हैं। तो भारत का दूसरा मिशन है नेशनल ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन मिशन। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब समझ लीजिए, जब भी हम हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रीन एनर्जी से करते हैं तो ऐसे हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 में। वहीं भारत का टारगेट है कि वो ग्लोबल हब बने हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करना भी चालू करे। अब अगर भारत के प्रोडक्शन की बात करें तो 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक भारत हर साल प्रोड्यूस करना चाहता है। वहीं अगर फेम स्कीम की बात करें तो फेम स्कीम के 2 फेज़ थे, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना चाहता था भारत को। पहला फेज़ था 2015 से 19, वहीं दूसरा फेज़ था 2019 से 2024 तक। भारत ने फेम 2 में 16.15 लाख करोड़ का इंसेंटिवाइज़ किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब फेम की फुल फॉर्म क्या है? तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब आइए, अगर आपको पूरी तरह से अगर ये करंट अफेयर समझ में आ गया है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 आ गया है। भारत की पोजीशन 71वीं है, बिल्कुल सही जवाब है 118 देशों में। वहीं इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया गया है लीप फ्रॉग नेशन को, जो ये दर्शाता है कि भारत एनर्जी एसेस एफिशिएंसी और क्लीन एनर्जी में प्रोग्रेस तो कर रहा है। एनर्जी इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन रेडीनेस जो है, वो एरिया ऑफ कंसर्न रहा है, क्योंकि हमारी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता जारी है। यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। अब जो ईटीआई फ्रेमवर्क है, वो इवोल्यूट करता है कंट्रीज़ को एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस पर, ट्रांजिशन रेडीनेस पर और साथ ही साथ एनवायरमेंटल जस्टिस पर नहीं, सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी और सिक्योरिटी पर ये करता है। तो यानी चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिकमेंड किया है कि भारत फोकस करे अपने ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पे, कार्बन प्राइसिंग पर और साथ ही साथ इंश्योर करे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल आउटकम्स को। तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2, 3 और 5 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगर अगले करंट अफेयर को हम देखें तो काज़ीरंगा न्यूज़ में आ गया है। अब काज़ीरंगा कहाँ पर है? तो काज़ीरंगा असम में है। आइए हुआ क्या है? तो पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट कराया गया है काज़ीरंगा नेशनल पार्क में। अब ये पहला डेडिकेटेड सेंसस था जो फोकस करेगा ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज़ जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क में है। अब जो सर्वे है, इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, ताकि बर्ड स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जा सके उनके साउंड के आधार पे। वहीं 43 ग्रासलैंड जो डिपेंडेंट बर्ड स्पीशीज़ है, उनको रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 2 इंडेंजर्ड है और साथ ही साथ 6 वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। अब उसमें से एक फिन्स वीवर जो एक रेयर और इंडेंजर्ड बर्ड है, उसके ब्रीडिंग को रिकॉर्ड किया गया है सर्वे के दौरान। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रेज़ किया है और उन्होंने मन की बात में भी इसे प्रेज़ करते हुए बताया कि ये एक मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवेन कंज़र्वेशन है। अब सर्वे जो है कंडक्ट किया गया था 185 ग्रासलैंड साइट्स पे मार्च 18 से लेके मई 2025 तक। अब ये जो मेथोडोलॉजी यूज़ किया गया था, ये एक नॉन इन्वेसिव था और साथ ही साथ प्योरली बेस्ड था साउंड रिकॉर्डिंग पर। तो ये थी मुख्य बातें जो इस बर्ड सेंसस से संबंधित थी। अब आइए जान लीजिए आईयूसीएन के बारे में। आईयूसीएन इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है और यहाँ के सीईओ हैं ब्रूनो ओबरली। यहाँ के फाउंडर हैं जूलियन हक्सली। अब अगर असम की बात करें तो असम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जिसकी बॉर्डरिंग स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय है और वेस्ट बंगाल जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ लगता है। अब असम के पुराने नाम की बात करें तो उसका नाम है कामरूप। वहीं अगर असम में नेशनल पार्क की बात करें तो 7 नेशनल पार्क हैं, काज़ीरंगा, मानस, डिब्रू-साइखोवा, नामेरी, ओरांग, दिहिंग पटकाई और रायमोना। अगर मेजर फेस्टिवल की बात करें तो बिहू और वहीं मेला की बात करें तो अम्बुबाची मेला जो गुवाहाटी में लगता है मानसून के दौरान। वहीं अगर एंशिएंट टाइम में चलें तो अहोम किंगडम आपको याद रखना है, ये असम से संबंधित है। वहीं अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ये भूटान और बांग्लादेश से लगता है। अब आपको बता दें कि
असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। वहीं यहाँ के गवर्नर का नाम है लक्ष्मण आचार्य। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप अब आसानी से कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि बर्ड सेंसस से संबंधित आपको बताना है कौन-सी जानकारी सही है या गलत है। अब ये पहला डेडिकेटेड सेंसस था जो फ़ोकस करेगा ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज़ काज़ीरंगा नेशनल पार्क में, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। वहीं इस सर्वे में एआई का यूज़ किया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है और प्योरली बेस्ड है साउंड रिकॉर्डिंग पर। अब टोटल 43 ग्रासलैंड डिपेंडेंट बर्ड स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 1 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 2 इंडेंजर्ड है और 6 वल्नरेबल स्पीशीज़ है। फिन्स वेबर के बारे में भी मैंने आपको बताया। वहीं प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी इसे प्रेज़ किया है और ये सर्वे कंडक्ट किया गया था 185 ग्रासलैंड साइट्स पे मार्च 18 और मई 25 के बीच में। अब इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज़ किया गया था, वो फिज़िकल बर्ड टैगिंग और कैप्चरिंग के थ्रू नहीं किया गया था। किसके थ्रू किया गया था? तो एक नॉन इन्वेसिव मेथड के द्वारा जो प्योरली बेस्ड है साउंड रिकॉर्डिंग पर। यानी 7वाँ गलत हो गया यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सवाल का सही उत्तर है यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, तो अगला करंट अफेयर है आप केमिकल कंटामिनेटेड साइट्स इन इंडिया में अब ये लीगल फ्रेमवर्क बन गया है। अब इसको लागू किया गया है सीपीसीबी और एमओईएफसीसी के द्वारा। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसके हेड हैं अमनदीप गर्ग। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, जिसके मंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। अब ये गाइडलाइन इश्यूड किया गया है इन्हीं 2 एजेंसियों के द्वारा, जो अब लीगली रूप से बाइंडिंग है। अब आपको बता दें कि जो फ्रेमवर्क है उसको इंटीग्रेट किया है हजार्डस और दूसरे वेस्टेज के साथ मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 के अंतर्गत। अब जो लीगल प्रोसेस है वो इंक्लूड करेगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को, रिस्क असेसमेंट को, रिमेडिएशन को और साथ ही साथ पोस्ट रिमेडिएशन वेरिफिकेशन को। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो केवल गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, बल्कि पॉल्यूटर अब अकाउंटेबल होंगे। वहीं ये इनेबल करेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ताकि वो यूनिफॉर्म और लीगली बैक्ड एक्शन ले सकें थ्रू आउट द कंट्री में। अब ये फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट करेगा पॉल्यूटर पेज को, यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जो इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी को, जो इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होंगे कंटामिनेशन के लिए। अब ये रूल फॉल करता है ईपीए एक्ट 1986 के तहत। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट करना होगा अपना हाफ ईयरली रिपोर्ट भी। अब ईपीए क्या है? तो ईपीए का मतलब होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जिसे लाया गया था। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस है इंडियन लेजिस्लेशन का, जिसको इनैक्ट किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि वो डिसीजन ले सके, कि वो प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके और अबेट कर सके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। तो अब अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो यानी कि पहला जो कहता है कि प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिमेडिएटिंग केमिकली कंटामिनेटेड साइट्स इन इंडिया हैज़ नाउ बीन लीगली एनफोर्सेबल, ये बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया है मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो बोलता है कि द फ्रेमवर्क इज इंटीग्रेटेड इनटू हजार्डस एंड अदर वेस्टेज मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016, ये भी बिल्कुल सही है। अब लीगल प्रोसेस इंक्लूड करेगा स्क्रीनिंग को, रिस्क असेसमेंट को, रिमेडिएशन को और पोस्ट रिमेडिएशन वेरिफिकेशन को, ये भी बिल्कुल सही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप नाउ क्लियरली लाइज विद द गवर्नमेंट एजेंसी, नहीं, अब जो पॉल्यूटर होगा वही अकाउंटेबल होगा, यानी ये सवाल गलत हो गया। अब जो मूव है वो इनेबल करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ताकि वो यूनिफॉर्म और लीगली बैक एक्शन ले सके, ये बिल्कुल सही है। अब ये फ्रेमवर्क जो है इनकॉर्पोरेट करेगा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है अब अकाउंटेबल कौन होगा? पॉल्यूटर होगा, यानी कि 4 को हटा दें तो 1, 2, 3, 5 और 6 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर सिमोन न्यूज़ में आ गया है। अब सिमोन क्या है? तो एक एस्ट्रोनॉट असिस्टेंट सिस्टम है। सिमोन एक रोबोट का नाम है जिसका फुल फॉर्म है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। अब ये सपोर्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को जब वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाते हैं स्पेस मिशन पर। अब ये रोबोट जो है ये काम कैसे करेगा? तो ये एक मोबाइल कैमरा है जो रियल टाइम मॉनिटरी करेगा या फिर रिकॉर्डेड वीडियो को डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हाजिर करेगा। अब ये एक एआई पावर्ड रोबोट है जिसको डेवलप किया गया है एयरबस और आईबीएम के द्वारा। अब ये फ्लोट करता रहेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको असिस्ट किया जा सके। अब अगर हम आईएसएस की बात करें,
आईएसएस क्या है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये एक लार्ज स्पेस स्टेशन है जो ऑर्बिट करते रहता है अर्थ को, और इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें मल्टीपल एजेंसीज़ इन्वॉल्वड थे, जैसे कि नासा, रोसकॉस्मोस रशिया का, ईएसए यानी कि यूरोप का, और जाक्सा जापान का, और कनाडा के स्पेस एजेंसी सीएसए इन्वॉल्वड थी। अब इस स्टेशन को 2 नवंबर 2000 से ही ये चल रहा है, यानी कि इसकी स्थापना 2 नवंबर 2000 में की गई थी, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस करंट अफ़ेयर से संबंधित ये बातें थी। बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर चैप्टर ऑफ इंडिया सोल पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब इस मिशन को अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मन की बात में 124 24वें एपिसोड में। अब इसका एम क्या है? तो ये डिजिटाइज़ करेगा और प्रिज़र्व करेगा एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट को। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? तो जो बहुत पुराने प्राचीन ग्रंथ होते हैं, उन्हीं को प्रिज़र्व करना है और साथ ही साथ उसको डिजिटाइज़ भी करना है। अब इस इनिशिएटिव को पहली बार अनाउंस किया गया था बजट 2025 में, जिसके लिए भारत सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए के फंडिंग को बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर 2024 की एक स्टडी सामने आई है, जहाँ पर इंडिया को बताया गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम है, जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में रहते हैं भारत के। अब इस स्टडी में क्या कहा गया है, पूरे डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि साउथ एशिया कंट्री होता क्या है, ये जान लीजिए। तो साउथ एशिया कंट्री यानी कि सार्क की बात की जा रही है। अब सार्क है क्या? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है। लेकिन मुझे आपको बताना है कि साउथ एशिया में कौन-कौन से कंट्रीज़ आते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो मेंबर्स हैं, वो हैं आपके 8 कंट्रीज़। 8 कंट्रीज़ में सार्क है और वहीं साउथ एशियन भी 8 कंट्रीज़ हैं। अब इन 8 कंट्रीज़ का नाम आपके सामने है, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। अब अगर सार्क की बात करें, तो सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू के नेपाल में है। याद रखिएगा, जब इसका फ़ॉर्मेशन हुआ था, तो वो ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। अब आप साउथ एशिया अगर समझ गए हैं, तो बिल्कुल अब आप इस रिपोर्ट को भी समझ जाएँगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग यानी 158 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा आज की डेट में स्लम में लोकेटेड हैं, और वो स्लम फ्लड प्लेन एरिया में आता है साउथ एशिया के, यानी जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और इसमें इंडिया का शेयर मैक्सिमम है पूरे साउथ एशिया में। अब 40% जो स्लम ड्वेलर्स इंडिया में हैं, वो रहते हैं अर्बन और सबअर्बन एरियाज़ में। अगर यूएन हैबिटेट 2021 की रिपोर्ट की बात करें, तो इंडिया का स्लम पॉपुलेशन जो 2020 में था, एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है कि 236 मिलियन लोग स्लम में रहते थे, जो ये बताता है कि अर्बन पॉपुलेशन का ये आधा है। याद रखिएगा इस बात को। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। तो अगला करंट अफ़ेयर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि इसको ऑफ़िशियली डेज़िग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 में, जिसका मकसद था कि अवेयरनेस को रेज़ किया जाए, साथ ही साथ प्रमोट किया जाए, प्रमोशन ऑफ विक्टिम्स को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। अब इस वर्ष की थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। याद रखिएगा इस थीम को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर के थ्रू किया गया था। अब मैं कई बार आपको 26 जून 1945 बोलता हूँ, तो याद रखिएगा 26 जून को साइन्ड किया गया था। वहीं इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर स्टेट हैं, वहीं 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें, तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इस करंट अफेयर से संबंधित ये बातें थी। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड मेंबर, जिनका नाम मेघनाथ देसाई है, उनका निधन हो गया है 85 वर्ष में। अब इन्हें पद्म भूषण भी 2008 में दिया गया था, जो भारत का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
अब इनकी जो आखिरी किताब थी वो इम्पोर्टेंट हो गई है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन्ड द पुअर, ये इनकी आखिरी किताब थी। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर किरण देसाई न्यूज़ में आ गई हैं। किरण देसाई वही हैं जिन्हें इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किताब के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया था 2006 में। अब ये दोबारा से उस लिस्ट में आ गई हैं। अभी इन्हें दिया नहीं गया है, लेकिन इनकी किताब को दोबारा से शायद चूज़ कर लिया जाए। अब उस किताब का नाम आपको याद रखना है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इस किताब का नाम है, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया है ये। अब समझ लीजिए कि बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में क्या अंतर है। तो बुकर प्राइज़ ऑनर करता है जो नोबेल लिखा जाता है अंग्रेजी में और उसे पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में। वहीं अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये बेस्ट वर्क दिया जाता है किसी कल्पना रिलेटेड किताब से, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश में, और ये भी पब्लिश किया जाता है यूके और आयरलैंड में। यानी जो मेन किताब होता है अंग्रेजी में जो लिखा गया हो वो बुकर प्राइज़ से संबंधित है। लेकिन अगर किसी किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है और उसे दिया जाता है जो इनाम, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अब ये एक्नॉलेज करता है दोनों को, ऑथर को भी और साथ ही साथ ट्रांसलेटर को भी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आर्मी इंडियन आर्मी में टेस्ट किया है एआई सर्विलांस टेक हाई एल्टीट्यूड, जिसे नाम दिया गया है दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज, जिसे ईस्ट सिक्किम में लॉन्च किया गया है। अब लॉन्च करने वाली संस्था कौन-सी है इंडियन आर्मी की? तो वो है त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी। अब इसका मकसद है कि एआई बेस्ड बैटलफ़ील्ड को टेस्ट किया जाए, उससे अवेयरनेस संबंधित रियल टाइम सर्विलेंस किया जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी को समझा जा सके। अब इसमें ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, यूएवी का यूज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया जा रहा है। अब सिक्किम न्यूज़ में है तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, वहीं यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अगर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की बात की जाए तो वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर कोचीन का एयरपोर्ट न्यूज़ में आ गया है। अब कोचीन कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है और राजेंद्र आर्लेकर साहब यहाँ के गवर्नर हैं। अब सीआईएएल यानी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड भारत का पहला इंडियन एयरपोर्ट हो गया है, जिसको कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत डेवलप किया गया है। अब पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसे लाया गया है। अब ये भी बता दें आपको कि जो कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, वहाँ पर दुनिया का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट ये बन गया है। और साथ ही साथ ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट भी बन जाएगा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट बैठा रहा है। अब यहाँ पर बीपीसीएल का मदद लिया जा रहा है, जो एक महारत्न कंपनी है, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1976 को की गई थी। इसके हेड हैं संजय खन्ना और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अब अगर महारत्न कंपनी की बात करें इंडिया में तो टोटल 13 हैं, और नवरत्न कंपनियों की बात करें तो टोटल 24 नवरत्न कंपनियां हैं। तो ये थी 31 जुलाई से संबंधित पूरे करंट अफेयर, जो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी आपके पास हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी रखिए। आपको ज़रूर मदद मिलेगी आपके रिवीजन के लिए भी, और साथ ही साथ मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल लग जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।